मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय शो। अपने आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, एक तो हम देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी महाज पर बहुत कुछ हो रहा है, और वहीं पर हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक जमहूरी रवैयों पर, यानी कि डेमोक्रेसी समिट का को अनाउंस किया गया, और उसमें कुछ ऐसी चीजें भी हुई जिसके ऊपर अब एक हंगामा हो गया कि अच्छा ये क्या हो गया। उसकी वजह ये है कि उसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और अमेरिका की तरफ से कुछ कंट्रीज को इनवाइट किया गया, कुछ को इनवाइट नहीं किया गया। पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी है कि ये बात कि पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड है, इंडिया भी इनवाइटेड है, लेकिन उसमें चाइना को इनवाइट नहीं किया गया। जाहिर है कि वो एक समझा जाता है कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है और वहां पर जो है जमहूरी, आप कह लीजिए, डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया है वो इसके ऊपर बात कर रही है कि, और चाइना को खुद भी इसके ऊपर वो है कि उनको क्यों इनवाइट नहीं किया गया और ताइवान को इनवाइट कर लिया गया। एक तो ये मसला, और फिर ये कि पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल का जो बम है वो तो गिर चुका है लोगों के सर पर पहले से ही। फिर हड़ताल भी हुई, लोग लंबी लाइनों में लगे और उनको कहीं पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं हो रहा था। हत्ता कि जो कहा गया कि जो ऐसी फलाही कामों के लिए जो है गाड़ियां चलती हैं, एम्बुलेंस, इस तरह उनको भी नहीं मिल रहा था, और महंगाई जो है वो अपने उरूज पर। तो ये सब चीजें, और फिर ये भी कि जर्नलिस्टों पर, सहाफियों पर जो हमले हो रहे हैं, इन सबको लेकर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका की एक नोन पर्सनालिटी हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं, ट्रम्प के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। मिस्टर साजिद तारर इज जॉइनिंग माय शो। थैंक यू सो मच साजिद साहब फॉर जॉइनिंग माय शो। माय प्लेजर, थैंक यू आलिया, थैंक यू सो मच। साजिद साहब, स्टार्ट किए लेते हैं मिस्टर जो बाइडेन के एक और उन्होंने इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया था अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि मैं एक ऐसी कॉन्फ्रेंस करवाऊंगा, डेमोक्रेसी समिट, तो वो हुआ, लेकिन अब उसमें चाइना को नहीं किया गया, और उसकी वजह जाहिर है कि वहां पे, लेकिन ताइवान को कर लिया गया, और उस पे चाइना की तरफ से बड़ा सख्त जवाब भी आया। आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसमें आलिया, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो बाइडेन साहब को ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर जो है ये करने की क्या जरूरत महसूस हुई, सबसे पहले तो इसकी रीजन ये मैं बताना चाहूंगा। इस वक्त डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन। इसको दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल हैं वो दरपेश है। टेक्नोलॉजी के साथ कैचअप नहीं कर रही है डेमोक्रेसी, और जो एक मनी रेजिंग एक इशू जो फर्स्ट वर्ल्ड में है कि मनी रेज की जाती है, उसमें जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनको फंड्स देती हैं और उसके बेस पे ये डेमोक्रेसी चला रहे हैं। एक तो वो करप्शन का फॉर्म है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इसके तीन ऑब्जेक्टिव इन्होंने कहा है, इसके तीन ऑब्जेक्टिव होंगे। एक तो इसमें उन्होंने कहा कि जो अथॉरिटेरियन इसमें इशू है, करप्शन है दूसरे नंबर पर, तीसरे पे रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब मैं इसमें ये खासकर अमेरिका की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, इन्होंने फरवरी में अपनी एक वाहिद फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड स्पीच दी थी बाइडेन साहब ने। उसके बाद इन्होंने फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड कोई स्पीच नहीं दी। इनकी ख्वाहिश थी, इनका वादा था, जिसका आपने भी जिक्र किया है, कि हम अमेरिका विल कम बैक टू द वर्ल्ड टू प्ले द रोल। ये समझते थे कि जो नारा डोनाल्ड ट्रंप का था कि अमेरिका फर्स्ट, उसने इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट खत्म कर दी थी। जो एक सोल सुपर पावर का एक आइडिया था कि पूरी दुनिया को साथ लेके चलना या पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी या मनमानी करनी, उसको नुकसान पहुंचा है। इसलिए ये वापस ये समिट करके इस असर को जायल करने की कोशिश करेंगे। अब मैं ये बताना चाहूंगा खासकर यहाँ पे देखने वालों को कि ये समिट है क्या। तकरीबन 110 कंट्रीज को इनवाइट किया गया। आपने जिस तरह बताया, एशिया में से इन्होंने साउथ कोरिया, जापान को बुलाया, लेकिन थाईलैंड और वियतनाम को नहीं बुलाया। मिडिल ईस्ट में से इजराइल और इराक को बुला लिया है और किसी को नहीं बुलाया। इजिप्ट और टर्की को बाहर रखा गया इसमें से, हालांकि दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज। और उसमें मैं एक और यहां पे मेंशन करना चाहूंगा बात कि इस वक्त बाइडेन साहब को किसने ये राइट दिया है कि ये एक डेमोक्रेसी के एक अलंबरदार और ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार के तौर पे आगे हैं। मैं यहाँ पे आपको अमेरिका की अपनी डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि पहले भी इनको ख्वाहिश होती है अमेरिकन को कि ये जाके इराक में जबरदस्ती डेमोक्रेसी को इन्फोर्स करें तोपों के साथ। इनकी यही ख्वाहिश होती है अफगानिस्तान में भी जाके डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बेस पे अपनी मन मर्जी करें, जाके कंट्रीज तबाह कर दें। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके अपने बैकयार्ड में डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही है। इस वक्त मेरे तकरीबन 10 पॉइंट लिखे थे जो मैं आपको सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका की डेमोक्रेसी के हालात क्या है, अमेरिका के ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन क्या है। अब उसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बाइडेन जो है वो सिर्फ डेमोक्रेट स्टेट्स के प्रेसिडेंट समझे जाते हैं। आधा मुल्क उनको प्रेसिडेंट नहीं समझता। इस वक्त जो रिपब्लिकन है वो समझते हैं कि इलेक्शन उनसे फ्रॉड, उनसे छीना गया है।
चोरी की गई है। दूसरे नंबर पे ये बताऊंगा कि मेल इन वोट्स की वजह से इलेक्शन पे एतमाद अमेरिका में भी जो इलेक्शन हमारा डिपार्टमेंट है वो अपना एतमाद खो चुका है। अगले इलेक्शन को अच्छे तरीके से को कराएगा तो उसके बाद लोगों का डेमोक्रेसी पे एतमाद बहाल होगा। आपकी खबर एक और थी कि 8 लाख लोगों को, इलीगल लोगों को, अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को न्यूयॉर्क में वोटिंग राइट पिछले हफ्ते दिए गए। तो ये डेमोक्रेसी के क्या हालात है। दूसरा यहां पे मैं एक मेंशन ये भी बात करना चाहूंगा कि अमेरिका सिर्फ उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की जमहूरियत को मानता है जहां उसके मर्जी के लोग जीत कर आगे आते हैं। मैं मिसाल देना चाहूंगा कि अख्वानुल मुस्लिमीन इजिप्ट में जब इलेक्शन जीत कर आए तो अमेरिका ने उनकी डेमोक्रेसी, उनकी लीडरशिप को रिजेक्ट किया और उसके बाद उनको वहां से रिमूव कराया गया। फलस्तीन में अगर इलेक्शन जीत कर इनकी मर्जी का लोग बंदे नहीं आते तो ये उनको अभी तक अपने टेस्ट लिस्ट में रखते हैं। आगे उनकी डेफिनेशन नहीं जाती। मुसलमानों का दुनिया में जहां मर्जी कत्लेआम हो, बर्मा में, म्यांमार में, कश्मीर में, चाइना में, जहां भी हो, तो ये उनके फ्रंट पेज पे नहीं आती और इंतकामी सियासत की जा रही है। मैं खुद 3 दफा एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन झेल चुका हूं, बीइंग अ ट्रम्पस्टर, बीइंग अ सपोर्टर ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। तो अब ये जमहूरियत है। अब उसके बाद दूसरा काम ये किया है कि जो कैमला हैरिस है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है अपने सिस्टम के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हमारा लीगल सिस्टम काम नहीं कर रहा। ये हालात है अमेरिका के अंदर जमहूरियत पे। अमेरिका के अंदर इस पर डिफंडिंग पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के हालात ये हैं। डेमोक्रेट स्टेट्स में आपने देखा होगा, कैलिफोर्निया में इस वक्त 1000 से नीचे, $1000 के नीचे से चोरी को पुलिस रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। अगले दिन 80 लोगों ने मिलकर एक बहुत महंगा स्टोर लूटा यहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट इज फेल्ड। पिछले साल चाइना के साथ इनकी समिट हुई थी ह्यूमन राइट्स के ऊपर और वो 1 घंटा बोले थे। उन्होंने कहा था आपके अंदर, आप ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, आपके अंदर ह्यूमन राइट्स के हालात क्या हैं? आप चाइनीज लोगों के पीछे जाते हैं। लेकिन आखिरी पॉइंट ये कहूंगा मैं आलिया आपके बताने वालों को कि इस वक्त हमारे, आप ये खुद, हम सोशलिस्ट एजेंडे को प्रमोट कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे कई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, बर्नी सैंडर, वो बड़े फख्र से कह चुके हैं कि हम सोशलिस्ट। तो अगर हम खुद सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं तो अमेरिकन को किसने राइट दिया कि आप डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए एक समिट करें? ये समिट डेमोक्रेसी रिलेटेड नहीं है। ये मैं बताना चाहता हूं, असली ये समिट जो है ये रशिया और चाइना के खिलाफ एक मार्केटिंग कैंपेन है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। अब ताइवान को बुलाया गया है, उसमें दूसरे जो है चाइना को नहीं बुलाया गया। इनके एक फ्रीडम हाउस 2021, उन्होंने 3 किस्म की एक खुद ही ये रिपोर्टें बनाते हैं, खुद ही उसको प्रमोट करते हैं। दुनिया में तो किसी को कोई राइट्स नहीं है। और यहां पे मैं पाकिस्तानियों के लिए, खासकर पाकिस्तानियों के लिए बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को इन्होंने कांगो के साथ रखा हुआ है अपनी रिपोर्ट में। खासकर मैं हवाला देना चाहूंगा कार्नेगी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। उनका मैंने आर्टिकल पढ़ा जब इस समिट रिलेटेड, तो उन्होंने उसमें पाकिस्तान को कांगो के साथ बिल्कुल लेवल रखा हुआ है। और इस वक्त जो फ्रीडम हाउस 2021 है, उन्होंने जो इनके इनवाइटी लिस्ट है उसको देखकर कहा है कि इन्होंने टाइटल दिया है 77 कंट्रीज को फ्री, 31 को पार्शली फ्री और 3 कंट्री को कहा तो फ्री नहीं है। तो मेरा मकसद है ये खुद ही यहाँ पे बैठ के कैंपेन चला रहे हैं। दुनिया में अब इनके कोई फॉरेन पॉलिसी की रिस्पेक्ट नहीं है। अब मैं 2 हवाले ये बताना चाहूंगा। इस वक्त बाइडेन साहब को इस समिट के अलावा या समिट की जगह पर इन्हें ताइवान का सोल्यूशन देना चाहिए था, जहां पे चाइनीज जहाज जो है वो मक्खियों की तरह उड़ रहे हैं। तो इनको देखना चाहिए था यूक्रेन के बॉर्डर पे जो रशियन इतनी फौजी रशिया लेकर आ गया है, उसका हल क्या है? आपके एलाइज आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर है। आप अफगानिस्तान से जलीलो ख्वार होकर निकले हैं, तो इस जगह पे आप डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करें। देखिए कि दुनिया आपके साथ चलना भी चाहती है नहीं चलना चाहती। लेकिन मैं इसमें एक और खास आखिरी बात ये बताना चाहूंगा कि इसमें एक छुपा सा मैसेज भी है इस जगह पे कि ये एक इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ इंटरनेट भी बनाना चाह रहे हैं इसके अंदर, कि हम इंटरनेट को आगे किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, हम मैनिपुलेट करेंगे, किस तरह चीजें करेंगे। लेकिन दिस समिट उस वक्त होनी चाहिए थी जब अमेरिका के अंदर खुद ये पूरे अमेरिका के सदर होते, इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल होता। आधा मुल्क समझता है कि ही इज नॉट आवर प्रेसिडेंट एनीमोर, तो ये अपने बैक डोर पर पहले अपनी डेमोक्रेसी को ठीक कर लें और अपना एतमाद हासिल कर लें। उसके बाद दुनिया को प्रचार करें कि हम जमहूरियत हैं, हम ह्यूमन राइट्स के लंबरदार हैं। मेरा मकसद देखिए, इस वक्त मैंने इनकी लिस्ट देखी 77 कंट्रीज। अब देखें इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स के क्या हालात है? कोई हालात नहीं है। मोदी साहब हैज बिकम अ डिक्टेटर, उसके कोई डेमोक्रेसी है कोई नहीं। लेकिन ये कि आंखें बंद कर लेते हैं जहां इनका इंटरेस्ट होता है।
जहां पे इंटरेस्ट नहीं होता वहां पे मेरा मसला अपनी मर्जी पे चलते हैं, लेकिन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कि मैं बिल्कुल सोचता हूं इनको नहीं चाहिए था, इनको सोचना चाहिए कि वेयर द अमेरिकन डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट स्टैंड्स, उसके बाद दुनिया में प्रचार करें। ओके, ऑलराइट। भाई साहब, आपका जो स्टैंड है वो पहुंच गया कि जो मुल्क के अंदर हालात हैं पहले उनको ठीक किया जाए, जो कि एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं उनके खिलाफ हैं हालात, तो उसके बाद चलिए अगर हम इससे निकल के बाहर हम ये देखें कि इस वक्त उन्होंने जिनको बुलाया उसमें एक पाकिस्तान को बुला लिया गया, जो कि पहले ये होता रहा कि फोन कॉल नहीं आई, ये हुआ बहुत एक सर्द ताल्लुकात रहे। तो अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी बुलाया गया, भारत को भी बुलाया गया, तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये एक अच्छा मौका देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपना वहां पर अपना मौक़िफ़ बयान कर सकता है, जो ये बड़ी शिकायतें थी, बड़े गिले थे कि जी हमसे बात नहीं की जा रही, तो अब ये पाकिस्तान किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकता है इस मोमेंट पे? देखिए, पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन तो जरूरी होनी चाहिए, होगी भी होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है पाकिस्तान को बुलाया उन्हें, अमेरिका इसमें इस समिट में बुलाया है। लेकिन जो मेरा इस वक्त पर्सनल असेसमेंट है मेरी अपनी, वॉशिंगटन डीसी में थोड़ी सी आइस मेल्ट हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक लोग तो ये कह रहे हैं, आपके तरीन साहब ने भी कहा $1 बिलियन आ रहा है, लेकिन उसमें अभी तक पूरी तरीके से हालात अभी नॉर्मलाइज नहीं हुए, या उस स्पीड पे जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस स्पीड से नहीं चल रहे पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप। उसमें मैं जाती तौर पे ये कहूंगा, एक तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान का अपना सीरियसनेस होना, और तीसरा हमारी जो वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी है वो रुकावटें खड़ी करती है, वो देखती है। आपने उसमें फ्रस्ट्रेशन का इजहार देख लिया होगा, खान साहब ने एफबीआर में जाके जो स्पीच दी है, उन्होंने ऑलमोस्ट बड़े मायूस और बड़े हौसला शिकन किस्म की स्टेटमेंटें दी हैं कि हमारे पास कोई पैसा मौजूद नहीं है पाकिस्तान चलाने के लिए। आईएमएफ अब और उन्होंने असल में सच बोला है ना, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन थी उसमें, सारी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि अच्छा फ्रस्ट्रेशन तभी हो रही थी कि आईएमएफ पूरी बात नहीं सुन रहा। ये 6 बिलियन मांग रहे थे, उन्होंने 1 बिलियन का इशारा किया है, तो वो एक ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। 1 बिलियन से खर्चा नहीं पूरा होगा पाकिस्तान का, ये तो जो ब्लीडिंग है वो बंद नहीं हो रही है, पैसा निकल रहा है, डॉलर स्मगल हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं अपनी प्रॉपर्टियां बेच बेच के सारा कुछ। खान साहब ने अपनी एफबीआर की स्पीच में गिला दिया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो खान साहब किसने बढ़ानी है? डिसीजन मेकर ने करना है। आपने 3.5 साल में तो कुछ नहीं किया। आपने यह कि लग्जरी गुड जो है उनको इंपोर्ट करना बंद करना है, तो वो किस तरह बंद करेंगे? वो आप ही ने करना था ना, फरिश्ते तो नहीं करेंगे वो। तो ये असल में ये बातें, अगर आपकी खुद विल मौजूद नहीं है, आपकी कैबिनेट में सारे इलेक्टेबल और करप्ट लोग बैठे हैं, तो डिसीजन कहीं ऊपर से तो नाजल नहीं होने। आपने खुद विल शो करनी है कि यू आर इंटरेस्टेड इन सेविंग पाकिस्तान। अगर वो नहीं मौजूद तो लोगों तकरीरों से तो नहीं होने वाली बात। वो कहते हैं अब उससे टाइम आगे गुजर चुका है। अच्छा साजिद तार साहब, ये जो हम बात करें ना, हमें थोड़ा सा मतलब गरेबान में भी हमें थोड़ा सा झांक लेना चाहिए। हमने ये बात की, अभी ये वाली खबर जब आई कि ये समिट का ऐलान हुआ कि उसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट कर लिया गया, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की जो सिचुएशन है, तो हम देख रहे हैं कि अगले ही दिन ये भी खबर आ गई कि एक जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बेगम जो उनके पर हमला हुआ है, और जो कुछ जर्नलिस्ट हैं उनको धमकियां में कॉलें आ रही हैं, आप जानते हैं। तो ये जो है सिचुएशन, ये एक अच्छी जमहूरियत की आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से जो हालात हैं, और आप जानते हैं इसको क्या कहेंगे फिर हम? आलिया, मैं कंडेम करूंगा गाजियाबाद में सहाफी जो हमारे अहमद नूरानी की मिसेज अम्बरीन फातिमा पे जो अटैक हुआ है, मैं कंडेम करूंगा। बल्कि मैं ये कंडेम करूंगा जिस तरीके से अगले दिन नवाज शरीफ साहब की तकरीर में जो तारें काटी गई हैं, और मैं